सो आज हम देखने वाले हैं ऑल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था ऑल इंडिया एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आप वीडियोस में भी जाके देख सकते हो या प्लेलिस्ट में भी आपको इसके कुछ पार्ट दिख जाएंगे, जिसमें हमने पहले कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी कवर की थी। तो आप जस्ट प्लेलिस्ट में जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हमने इंडियन एनवायरमेंटल रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है, ऑथोरिटीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टार्ट किए थे। और जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड उसके बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये कवर किया था। एंड लास्ट लेक्चर में हमने वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ तक हम आ गए थे। इवन हमने एनजीटी भी कवर किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आज हम देखेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन से वो आज हम देखेंगे। विद पीवाईक्यूज भी होगा, तो एंड तक बने रहिए। Apart from this, we are going to start with the new batch that is starting from the आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित के लाइव, जिसमें काफी सारे डिस्काउंट्स है, जैसे अप टू 50% ऑफ फ्री एक्सटेंशन भी इसमें मिलेगा। तो ये बैच जो स्टार्ट होने वाली है वो से स्टार्ट होगी, फाउंडेशन बैच। एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम 13th ऑफ दिसंबर ये बैच स्टार्ट होगी, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम कोड सुमित के लाइव। एंड और एक चीज इसमें है कि जितने स्टूडेंट्स ने मेंस क्वालिफाई किया था, तो उनके लिए फ्री मॉक इंटरव्यू भी अरेंज किया जा रहा है एज द लास्ट माइल प्रोग्राम। सो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके काफी डिटेल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये सबसे एपेक्स बोर्ड है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, जिसके हेड डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और बाकी सब इनके अगर मेन फंक्शनिंग देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। बाकी अदर एमपीज, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट इसके पार्ट हो गए, डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स भी हो गए जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड है, वो भी इसके पार्ट हो गए। तो बेसिकली इसको ममुद बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कई सारे सीएम हो गए, एमपीज हो गए, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी हो गया, तो उसके काफी सारे जो मेंबर्स हो गए इसके पार्ट हो गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर इस बॉडी के पार्ट होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। और एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो भी न्यू पॉलिसीज बनानी है, या एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोजेक्ट्स को कैसे परमिशन देना है, किस बेसिस पे क्राइटेरिया उसके होने चाहिए, इवन नेशनल पार्क सेंचुरीज रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस हो गए, वो भी यही अथॉरिटी के, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंडर आते हैं। आफ्टर दैट डिसाइड ऑन द रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज ऑन वाइल्ड लाइफ, क्या होनी चाहिए, मतलब नेशनल पार्क के एरियाज में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कितने रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, ये सभी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंडर ही आ जाएगा। उसके बाद जो भी पॉलिसीज मैंने बताया कि पॉलिसीज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड इलीगल पोचिंग जो होगा, उसके रिलेटेड क्या क्या लॉज होने चाहिए, ये भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंडर ही डिसाइड होता है। इवन नो स्टेट कैन अल्टर द टाइगर रिजर्व विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो मतलब एक कहीं ना कहीं एक एपेक्स हम बॉडी बोल सकते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को, जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जितने भी चीजें होगी वो इसी के अंडर आ जाएंगे। आफ्टर दैट पब्लिश रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो इनका एक रिपोर्ट आता है स्टेट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो हर साल ये पब्लिश होता है, तो वो भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंडर आता है। तो बेसिकली याद रखें, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, तो वो कौन सी है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जो हमने लास्ट सेशन में देखा था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, सो दैट इज डिफरेंट, वो आता है प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टीज टू द एनिमल्स एक्ट के अंडर। तो ये जो है वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ रिलेटेड आता है, मोस्टली नेशनल पार्क सेंचुरी, इनके कितने क्या क्या राइट्स होंगे उस बारे में होगा। देन आफ्टर दैट हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो जीएसी जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कि जो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी एक्ट, या सबसे और एक इंपॉर्टेंट हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उनको ओरिजिनल रिसोर्स के रिलेटेड राइट थे, कि वहां पे पेटेंट कैसा दिया जाएगा, कितना कौन यूज कर सकता है, किसका कमर्शलाइजेशन किया जा सकता है। और लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है उनके रिलेटेड मॉडिफिकेशन या जेनेटिकली इंजीनियरिंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएम क्रॉप, एकदम सिंपल में कहूं तो जीएम क्रॉप रिलेटेड जो भी परमिशंस होंगे वो इस कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं। सो जैसे कौन से परमिशन, तो जीएसी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या मैन्युफैक्चर होगा, यूज कैसे होगा, इंपोर्ट किसका होगा, एक्सपोर्ट किसका होगा,
या स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें हैं, तो वो सब इसी कमिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये किस एक्ट के अंडर आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर हम एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, और उससे अगर कोई बटरफ्लाइज हो गए, कोई बीज हो गया, अगर इनकी पॉपुलेशन नष्ट हो जाती है तो पूरा एनवायरमेंट अफेक्ट होगा। सो बेसिकली इसलिए जीईएसी जो है वो सिर्फ एनवायरमेंटल या हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ रिलेटेड ही एक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे पूरे एनवायरमेंट पे इंपैक्ट है। सो दैट्स व्हाई जीईएसी इज अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो जरूर याद रखें, अगर एक क्लू हम इसमें देखें या एक ट्रिक टू रिमेंबर देखें, तो जीएम क्रॉप की वजह से पूरे एनवायरमेंट पे इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इस स्टैट्यूटरी बॉडी को देखते हैं। तो याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी इंडिया में अभी तक बीटी कॉटन को परमिशन दी गई है, सबसे पहले 2002 में, उसके बाद काफी टाइम तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ने अप्लाई किया था, बट उनके कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल थ्रेट की वजह से वो परमिशन मिल नहीं पाई। जैसे कि अभी 2021-22 की हम बात करें, तो तब कहीं ना कहीं हमें ट्रायल बेसिस पे जीएम रबर का परमिशन देख सकता है या जीएम मस्टर्ड, है ना। तो ये पहला क्रॉप था जीएम मस्टर्ड की, जिसको एडिबल में हम ले सकते हैं, और एडिबल जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा या मैन्युफैक्चर होगा, उसके रिलेटेड परमिशन दी गई थी। ठीक है, तो दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और इस पे देखो एक क्वेश्चन भी आया था 2015 में, सो यू कैन रीड इट। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो अब यहाँ पे वही मैंने जो क्लू बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग है कोई क्रॉप या कोई प्रोडक्ट, तो उसके एनवायरमेंट पे इंपैक्ट हो सकते हैं, इसलिए ब्रॉड स्केल पे सोचा जाएगा इस प्रोडक्ट के बारे में, तो इसलिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये क्लू आपको याद रखना है, तो आंसर विल बी सी फॉर दिस। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे अभी, सीपीसीबी होगा, एनटीसीए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड कैम्पा, जिसमें कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगेन ये भी एक पोल्यूशन रिलेटेड, वाटर एंड एयर पोल्यूशन रिलेटेड इंडिया की एपेक्स बोर्ड है। जो किस एक्ट के अंडर आता है? तो बेसिकली यहाँ पे दो एक्ट है। तो वाटर एक्ट 1974 के अंडर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसके पावर्स एंड फंक्शन जो है वो एयर एक्ट के अंडर आता है। तो इस चीज को जरूर याद रखें। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज एस्टैब्लिश अंडर द वाटर एक्ट 1974, एंड इसका पावर एंड फंक्शन जो है वो कहां पे, किस एक्ट में मेंशन किए हैं? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981। तो एयर एक्ट आप सिंपली याद रख सकते हो। तो इनका काम क्या है कि प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ द स्ट्रीम्स, वेल्स, या जो भी नदी हो गए या जो भी वेस्ट वाटर होगा, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हो गए, तो वो किस स्टैंडर्ड के होने चाहिए, या जो पानी वेस्ट वाटर छोड़ा जाएगा उसमें क्या क्या पोल्यूटेंट्स नहीं होने चाहिए। तो स्टेट्स को भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप पोल्यूशन को प्रिवेंट करो, कंट्रोल करो, अबेट वाटर पोल्यूशन एंड इंप्रूव द वाटर क्वालिटी एंड एयर क्वालिटी ऑल्सो। तो जैसे दिल्ली में भी अगर पोल्यूशन हो रहा है, तो फिर वहां पे भी सीपीसीबी डायरेक्शंस देगा कि इस पोल्यूशन को किस लेवल तक रखा जाए, एक्सेट्रा। एंड इवन इस पे क्या मेजर्स लेने चाहिए, वो स्टेट को भी डायरेक्शन देते हैं। तो स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिखेगा, जैसे दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो स्टेट लेवल पे भी आपको एक बोर्ड डेफिनेटली यहाँ पे दिखेगा। एंड सेम अंडर द वाटर एक्ट उनका भी एस्टैब्लिशमेंट है, एंड एयर एक्ट के अंडर उनका भी फंक्शनिंग आएगा। तो जैसे सीपीसीबी का एक काम हम जो हमेशा कहीं ना कहीं देखते हैं, तो एयर क्वालिटी रिलेटेड, तो उन्होंने एक्यूआई स्टैंडर्ड्स निकाले थे, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमेशा हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने लेवल तक बढ़ा है, जिसमें उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 कैटेगरीज करी है, और जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल 8 पोल्यूटेंट्स आते हैं। तो आज जरूर देखो, या हो सके तो कमेंट बॉक्स में कौन से पोल्यूटेंट आते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जिनको ट्रैक किया जाता है। टोटल 8 पोल्यूटेंट्स है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सेकंड है कि इनके कैटेगराइजेशन क्या है, जिसमें से एक कैटेगरी तो हम जरूर देख सकते हैं कि जैसे लास्ट कैटेगरी 6 कैटेगरी, जिसमें 500 प्लस अगर सीवियर हम देखते हैं, सीवियर कैटेगरी हम उसको कह सकते हैं, जिसमें 400 to 500 अगर होगा तो दैट इज द सीवियर कैटेगरी ऑफ द एयर क्वालिटी। एंड जो दिल्ली में हम देखते हैं कि अभी कुछ लास्ट मंथ में 500 प्लस भी गया था, मतलब वो सीवियर प्लस कैटेगरी आ गया। तो अभी इसका 7 कैटेगरी भी चल रहा है, जो 500 प्लस होगा, मतलब 7 कैटेगरी होगी।
ठीक है, बट अभी तक वो ऑफिशियली ऐड नहीं हुआ है, तो जब भी ऐड होगा तब देखेंगे। बट याद रखें सीवियर प्लस मतलब 500 प्लस होगा यहाँ पे। तो ये तो क्या देखा हमने, सीपीसीबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच एक्ट वाटर एक्ट 1974 एस्टैब्लिश हुआ, एंड एयर एक्ट के अंडर 1981 के अंडर इसके पावर्स एंड फंक्शन आते हैं। इनका मेन काम कौन सा है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स भी ये पब्लिश करते रहते हैं। इनके इवन साइट पे भी जाके देखोगे तो आप हर एक रीजन का या कोई भी स्टेट का या कोई भी सिटी का आप एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पे देख सकते हो। इवन वहां के डिटेल एरियाज अगर कोई हो गए उस सिटी के, तो वो एरियाज भी आप डाल के देख सकते हो वहां पे कि वो एरिया का कितना एयर क्वालिटी है अभी के लिए। जैसे इस पे 2018 में भी क्वेश्चन आया था, प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस, तो आप स्टॉप करके भी देख सकते हो। तो देखो एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, वेयर एज मतलब ये हाफ स्टेटमेंट तो सही है कि एनजीटी हमने लास्ट सेशन में देखा था, एनजीटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें तो सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो ये सेकंड हाफ कहीं ना कहीं गलत है। जो अभी हमने देखा सीपीसीबी ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, तो ये भी एक्ट के अंडर ही आता है। एक नहीं तो दो एक्ट है वहां पे, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को दूर की बात है। तो 1974 का हमने देखा वाटर एक्ट के अंडर इसका एस्टैब्लिशमेंट है, एंड 1981 के एक्ट के एयर एक्ट के अंडर इसका क्या है, तो इसका पावर्स एंड फंक्शन है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आराम से आप कट डाउन कर सकते हो, एंड देन अब स्टेटमेंट देख लो, दो स्टेटमेंट्स है, टू ओनली या नाइदर वन नॉट। तो देखते हैं फिर हम सेकंड क्या है, एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस, हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ द लिटिगेशन एक्सेट्रा, एंड वेयर एज सीपीसीबी प्रमोट क्लीनलीनेस। ये भी हम देख रहे थे कि क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए इफ्लुएंट्स के वगैरह, ये सीपीसीबी के द्वारा ही बताया जा रहा है। तो बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट होगा, तो आंसर विल बी 2 ओनली। तो देखा आपने है ना, तो सीपीसीबी पे या हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। इवन देखो और एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमने लास्ट टाइम ही देखा था, या मैंने एक्ट की पूरी एक सीरीज भी स्टार्ट कर चुका हूं कि जहां पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जितने भी अथॉरिटीज आती है तो वो सारी मैंने डिटेल में कवर की है। तो आप उसमें देखोगे तो आपको वहां पे पूरा डिटेल मिल जाएगा कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होगा, या फिर इवन सीआरजेड के रूल्स है। फिर हमने देखा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है। फिर अभी आज हमने देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। इसके बाद हमने देखा कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आते हैं। तो बस ये कुछ मैंने अभी छोटी छोटी चीजें बताई, बट इसमें काफी सारे 6 to 8 लगभग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज आती है, तो वो जरूर वो लेक्चर देख लेना, एक्ट्स एंड पॉलिसीज के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सीपीसीबी देखा हमने, देन अब देखते हैं एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये 2006 में हमने क्रिएट किया था अंडर अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि टाइगर के रिलेटेड है, मतलब वाइल्ड लाइफ है, तो आराम से आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो, इट इज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बट इसमें भी कोई ओरिजिनल एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था ऐसे अथॉरिटी के बारे में, तो इसलिए हमने इसमें 2006 में इस एक्ट में अमेंडमेंट करके फॉर स्ट्रेंथनिंग द टाइगर कंजर्वेशन एज पर द पावर एंड फंक्शन असाइन टू इट्स अंडर सेड एक्ट, तो इसमें कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए, और फिर हमने देखा है कि एनटीसीए क्रिएट हुआ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो बेसिकली किस एक्ट के अंडर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड उसका 2006 का कुछ अमेंडमेंट है उसके अंडर। तो इनका काम क्या होगा बेसिकली, तो जो टाइगर के हम टाइगर रिजर्व्स देखते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन, उनका सर्वेलियंस, उनके रिलेटेड डेटा गैदरिंग करना, एंड उसके बाद एनटीसीए अगेन और एक चीज में यहाँ पे काफी मदद करते हैं, वो है कि टाइगर सेंसस। हर 4 साल को, एवरी 4 ईयर को टाइगर का सेंसस होता है, जिसको क्वाड्रिनियल भी हम कहते हैं। तो उस टाइगर सेंसस में भी एफर्ट जो है वो एनटीसीए द्वारा किए जाता है। तो देख लेना, अथॉरिटी विल हैव 8 एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल ऑल्सो, बाकी ये मेंबर्स वगैरह कुछ होते हैं। इवन इनके काम देखो, ऑब्जेक्टिव्स देखो, प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर सो दैट कंप्लायंस ऑफ डायरेक्टिव्स बिकम लीगल, देन फोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेंटर स्टेट इन द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल टाइगर रिजर्व, मतलब वही है सेंटर स्टेट का रिलेशन मेंटेन करना। बाकी फिर प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर एमओयू स्टेट विद इन अवर फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग फॉर ओवरसाइट बाय द पार्लियामेंट एंड एड्रेसिंग लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल ऑल्सो। मतलब सिर्फ टाइगर ही कंजर्व नहीं करना है, बट टाइगर प्रोजेक्ट जहां पे डिक्लेयर हुआ है, टाइगर रिजर्व जहां पे डिक्लेयर हुआ है, तो उस एरियाज में अगर कुछ कम्युनिटी रहते हैं तो उनके कंजर्वेशन के बारे में भी एड्रेस करना, लाइवलीहुड के बारे में भी एड्रेस करना। तो यह है एनटीसीए अंडर विच एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो पावर्स एंड फंक्शन आप बाद में यहाँ पे पॉज करके डिटेल में भी देख सकते हो। इवन एक ऐसे ही टाइगर के रिलेटेड जब कंजर्वेशन बोल सकते हो या टाइगर सेंसस के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन आया था 2017 में, एम स्ट्रिप्स नाम से आता है, तो देख लेना इसका आंसर क्या होगा। तो इट इज अबाउट द
यस, मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्व के बारे में, मतलब एक ऐप बनाया गया था जिसमें टाइगर के पूरे सेंसस कैसे किया जाता है वो, या टाइगर के नंबर्स कितने हैं तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, ये सारी चीजें दी होगी। तो ऑप्शन विल बी बी फॉर दिस। तो आज बिल्कुल एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है वो भी आप अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना, क्योंकि कुछ पार्ट में आपको एज अ होमवर्क भी देने वाला हूँ, सो दैट आपका एक रैपिड कवरेज भी हो जाए। देन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब क्या ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी के अंडर आता है? यूपीएससी कैन गिव लाइक दिस कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बट इट इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि ये कोई बोर्ड और अथॉरिटी नहीं है, इट्स इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट में क्या चलता है? एजुकेशन होगा या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, एकेडमिक कोर्सेस हो गए, एडवाइजरी, वाइल्ड लाइफ रिसर्चेस, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा बोर्ड और अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे कि जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग वगैरह होती है। तो बेसिकली इट इज ए इंस्टीट्यूट, कि जैसे हम देखते हैं आईएएस बनने के बाद जैसे लबासना में ट्रेनिंग होती है, तो वैसे ही आईएफएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का ये एक इंस्टीट्यूट है। या फिर अदर जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स होते हैं उनका यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होगा, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है, तो इट इज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, नॉट अंडर एनी एक्ट, बट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर काम करता है। इट इज फ्रॉम 1982 से है, एस्टैब्लिश हुआ है। एंड देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे आता है? देहरादून में, इतना याद रखें। तो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देन आफ्टर दैट लास्ट हम देखेंगे कैंपा, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट या मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये एस्टैब्लिश हुआ था, अफॉरेस्टेशन रिलेटेड है, तो इसका एक खुद का एक एक्ट है, जैसे कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट जो 2016 के आसपास कुछ पास हुआ था, और उसी के अंडर ये नोटिफाई किया गया है। मतलब ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट अंडर द सीएफ एक्ट, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, नॉट अंडर द अदर एनी एनवायरमेंट या अदर एक्ट, राइट, बट इट इज क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो। तो इनका काम क्या है? इट इज लाइक अ मैनेजर ऑफ अफॉरेस्टेशन फंड, कि जैसे अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सवाइजेड इंडस्ट्री अगर कोई फॉरेस्टेड एरिया में स्टैब्लिश होने जा रही है, तो उस एरिया में जितना उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया उनको कंपेंसेटरी होगा, उनको कंपलसरी होगा कि आप उतना जो फॉरेस्ट तोड़ चुके हो, डिफॉरेस्ट कर चुके हो, तो उसको कंपेंसेट करो कोई अदर जगह पे, और उसको आपको क्या करना है? उतना ही फॉरेस्ट है, उससे एज पर द स्टेट पॉलिसी उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो वहां पे उतने फॉरेस्ट को आप अफॉरेस्टेशन करना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे जितना भी फॉरेस्ट आप, मतलब बेसिकली जितना भी एरिया डिफॉरेस्टेशन के करके आप कंपनी डेवलप करोगे, तो उतने एरिया में अगर आप प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हो अफॉरेस्टेशन, तो एक फंड होगा, मतलब बेसिकली एक उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा उसका। बेसिकली XYZ जो भी पर ट्री का रेट होगा, और वो ट्री का रेट जो है तो वो फिक्स नहीं होगा, मतलब वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। जैसे शेयर मार्केट का प्राइस होता है, तो एक ट्री की वैल्यू वो बदलते रहेगी। तो उतना जितना उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया, जितने ट्रीज का डिफॉरेस्टेशन किया, उतना ही ट्रीज उनको क्या है कि उसका मतलब बेसिकली उतना फंड जो होगा वो फंड उनको जमा करना है। यस, इस कैंपा के पास, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के पास, जो फंड जमा होगा पब्लिक अकाउंट में ऑफ द इंडिया, या स्टेट कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अगर होगा तो पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट। और फिर ये कैंपा क्या करेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो जहां पे भी वेस्टलैंड्स है या बैरन लैंड्स है वहां पे उसको अफॉरेस्टेशन करे। बेसिकली वो अगर भले ही नेशन के पास या सेंटर के पास भी फंड आता है, तो सेंटर के पास बस 10% फंड ही रहेगा, बाकी 90% वो स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप ये इतने एरियाज में अफॉरेस्टेशन करो या वो टारगेट्स अचीव कर लो। So basically, according to the Act provision, a company diverting a forest land must provide alternative land to take up the compensatory afforestation. And for afforestation, the company should pay plant new trees. जैसे मैंने बताया ना कि एटलीस्ट वो पे तो भी करे कि जो अल्टरनेटिव लैंड होगा टू द स्टेट, है ना, तो वहां पे उनको अफॉरेस्टेशन करना होगा। तो ये इंश्योर क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट जितना होते जा रही है तो वो सस्टेनेबल हो, मतलब डेवलपमेंट भी हो एक साइड पे, और उतना ही जो डिफॉरेस्टेशन हुआ वो हम कहीं ना कहीं कंपेंसेट कर पाए, जिससे हमारा फॉरेस्ट जो परसेंटेज है इंडिया का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी है 24.62%, वो कम ना हो, वो एटलीस्ट मेंटेन रहे या वो बढ़ता ही रहे ना। ये इंश्योर कौन करेगा? कैंपा फंड, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट। तो जिसको जरूर याद रखे। हाँ, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, इस पे भी, एज पर द लॉ ऑफ कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट द बोथ एंड स्टेट लेवल, जो मैंने अभी बताया कि दोनों लेवल पे भी ये काम करेगा, एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट नहीं लग रहा आपको? क्योंकि पीपल पार्टिसिपेशन मतलब हम कोई रास्ते से चलते चलते किसी को बोल नहीं सकते कि आपका भी पार्टिसिपेशन चाहिए क्योंकि आप फॉरेस्ट लगाने। तो बेसिकली यहाँ पे मैंडेटरी पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं आता है, वॉलंटरी आता है। और दूसरी बात यह है कि मैंडेटरी किस पे है?
तो कंपनी पे है। तो कंपनी को वो कंपेंसेटरी है, मतलब उनको कंपेंसेट करना होगा जहां पे भी उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया है, जितना भी फॉरेस्ट उन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया या जितने पेड़ तोड़े हैं उनको कंपलसरी है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनीज अगर पार्टिसिपेशन हम कह सकते हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट वहां पे डेवलप किया तो उनके लिए मैंडेटरी, ना कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि यहाँ पे पीपल का सच है ना बहुत कुछ रोल नहीं आएगा, यहाँ पे कंपनी को टारगेट कर। सो दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड वन ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी अगर कुछ बचा है तो हम आगे वाले सेशंस में देखेंगे, बट देख लेना आज हमने क्या दिया, सीपीसी भी कवर किया जो किस एक्ट के अंडर आता है, वाटर एक्ट भी है एंड दूसरा है कि एयर एक्ट ऑल्सो। देन एनटीसीए देखा हमने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसका अमेंडमेंट, उसके अंडर आएगा इंस्टीट्यूट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, तो वो इंस्टीट्यूट है तो इसलिए वो किसी के अंडर नहीं आएगा, वो ऑटोनॉमस बॉडी होगी। एंड कैंपा अगर देखा जाए तो कंपल्सरी ऑफ फॉरेस्टेशन फंड एक्ट आता है 2016 के आसपास का, उसके अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी आ जाएगी। उसके बाद आज हमने और एक पार्ट पढ़ा और वो था यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पे हमने देखा आज ये लास्ट लेक्चर में देखा था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये लास्ट टाइम हमने देखा था। तो हाँ, आज हमने देखा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो ये किसके अंडर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके हेड डायरेक्टली कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। एंड लास्ट में हमने आज एक चीज पढ़ी, जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी, वो किस एक्ट के अंडर आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। एक जानबूझ के मैं इसका थोड़ा रैपिड कवरेज रख रहा हूँ, जिसमें आप थोड़े कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप अंडरस्टैंड कर लो, या ज्यादा ज्यादा हम इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस कवर करें, जिससे आपका भी टाइम बचे और आपको एक मल्टीपल कवरेज मिल जाए। और इतना भी आप पढ़ लो तो भी ये डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी सेशंस देख लेना। इन केस अगर आपको सेशन फास्ट लगा है तो आप आराम से इसको फिर से एक बार देख सकते हो, सो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड दिस मच डेटा इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।